हम लोग कक्षा 10 पढ़ने जा रहे हैं। कक्षा 10 देखिएगा एनसीईआरटी का न्यू बुक। ओल्ड बुक्स में देखेंगे तो कुछ एक्सरसाइज ज्यादा थे, नए वाले बुक में कुछ एक्सरसाइज जो है कट गए हैं, तो न्यू बुक से ही हम लोग पढ़ें। नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर जी ये सब लेसन वन छोड़ के भाग जा रहे हैं। तो हम लोग देख लीजिए, ये न्यू बुक यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम एनसीईआरटी से पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग के पास न्यू बुक रहेगा तो एक्सरसाइज जैसे जैसे पढ़ाएंगे मिलता जाएगा। नहीं तो ऐसे आप पुरानी किताब से पढ़ेंगे तो फिर खोजेंगे कि सर कहाँ से पढ़ा रहे हैं, हमारे बुक में कहाँ से है, ठीक है ना। ओल्ड बुक में भी रहेगा लेकिन उसमें कुछ ज्यादा एक्सरसाइज थे, और जो न्यू बुक आया है उसमें एक्सरसाइज कम हो गया है, ठीक है। तो आप लोग के लिए बम्पर फायदा, ठीक है। तो आज हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं वह देखिए एक्सरसाइज 1.1 और वार्षिक संख्याएं। इस वार्षिक संख्या में ये चीज आपको सीखना है। क्या सीखना बच्चों? अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना, कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड वही बच्चा कर पाएगा जिनको पता हो कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य गुणनखंड करने से पहले आप यह सीखिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, क्योंकि जब तक अभाज्य संख्या किसे कहते हैं अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आप अभाज्य गुणनखंड भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इंग्लिश में जानना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो ऐसी संख्या, क्या बोलेंगे बच्चों? ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, एक और स्वयं के अतिरिक्त अतिरिक्त किसी से न कटे, किसी से न कटे। ध्यान दीजिएगा, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से न कटे उसे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, कहते हैं। अब आप इतना भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो स्वयं के अतिरिक्त किसी से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अब कुछ नंबर लिख देते हैं, जैसे अभाज्य संख्या में कौन कौन है, ध्यान दीजिएगा। जैसे द्वि है, देखिए द्वि सम भी है और द्वि अभाज्य भी है, दोनों है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। आगे बढ़िए, 9 नहीं रहेगा, 9 3 से कट जाएगा, क्योंकि परिभाषा क्या कहता है? जो स्वयं के अतिरिक्त किसी से न कटे, तो 9 कट जाएगा, इसलिए 11, 11 किसी से नहीं कटेगा। 13, 17, 19 और आगे बढ़िए 21 कट जाएगा। और बच्चों आगे बोलिए 23। तो अगर और आगे बढ़ेंगे तो 29। ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं। तो अभाज्य का मतलब क्या होता है? जो स्वयं के अतिरिक्त किसी से न कटे, ठीक है ना, उसे हम अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें अगर देखें तो एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में अक्सर बनता रहता है कि जैसे 2023 में ही आया था, 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अब गुणनखंड वही कर पाएगा, अभी नहीं है कि जिससे मन कर उसी से काट दो। तुम पहले 2 से काटोगे, 2 से नहीं कटेगा 3 से काटोगे, 5 से काटोगे, यह नहीं है कि 4 से काटना चालू कर दो, ठीक है। तो जब भी अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो आप किसी अभाज्य नंबर से ही काटेंगे। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण जो 2023 में ही पूछा था। कह रहा था कि 156 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए, ठीक है। अब 156 का हमको अभाज्य गुणनखंड करना है, कैसे करेंगे समझिए। यहाँ सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो बच्चों आप बगल में 156 लिख लो। नियम है काटने का। अब देखो, काटने के लिए किसे शुरुआत करोगे? पहले 2 से, ठीक है। 2 से नहीं कटेगा तो 3 से, मतलब अभाज्य नंबर से ही काटना है।
ये नहीं कि सीधे 4 पे आ जाओ, 4 अभाज्य में नहीं आएगा, 4 से काट दो, ठीक ना, सीधे 12 से काटो, 13 से काटो, गलत हो जाएगा। जब कहे अभाज्य गुणनखंड तो अभाज्य नंबर से ही आपको काटने हैं, ठीक है। तो पहले 2 से काटिए, 2 से काटिए, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से कट रहा है तो फिर 2 से काटिए, 2 3 6, 2 9 18। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा तो अब 3 से कटेगा, 3 से काटिए, 3 एक कम 3, 3 3 9। अब देखिए फिर 3 से भी नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा, सीधे 13, 13 अभाज्य नंबर है, देखिए 13 लिखे हैं, अभी 13 से ही कटेगा, कोई अभाज्य नंबर आ गया तो इसका जो 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा वह 2 गुणे 2 गुणे, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3, अब गुणे कितना 13 हो गया। आप इसे क्या लिख सकते हैं, 2 पे 2 घात 3 गुणे 13, यही देखिए 2 पे 2 घात क्यों हो गया, क्योंकि 2 2 बेर आया था इसलिए, तो यही क्या आ गया हमारा बच्चों, आंसर हो गया। तो पहले हम लोग इस एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल करेंगे, बात समझ रहे हैं, और उसके बाद तब हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। और यही हाल हर एक्सरसाइज का रहेगा कि पहले एग्जाम्पल फिर एक्सरसाइज। तो एग्जाम्पल में कुछ ऐसे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो बिल्कुल हट के होते हैं, अब हमारा जो लेसन संबंधित है उससे थोड़ा कभी कभी अलग भी एग्जाम्पल हो जाते हैं, तो उससे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है बच्चों। तो पहले इसको नोट करिए, फिर एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। देखो बच्चों, पहले हम लोग क्या देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 बिल्कुल डिफरेंट है, अभाज्य गुणनखंड पर है ही नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत उसका यूज हो सकता है, लेकिन हम कहेंगे बिल्कुल डिफरेंट है। क्या लिखा एग्जाम्पल में, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या लिखा है, संख्या 4 पे n घात, क्या लिखा बच्चों, लिखा है संख्या 4 पे n घात पर विचार कीजिए, क्या कीजिए, पर विचार कीजिए, विचार कीजिए कह रहा है, विचार कीजिए जहां n क्या है, देखिए जहां n क्या है, प्राकृतिक संख्या है, जहां n यहां लिख दे रहे हैं, जहां n प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना। अगर जांच कीजिए, उसी में और बोला है, जांच कीजिए, जांच कीजिए कि कि क्या n, क्या n का कोई ऐसा मान है, n का कोई ऐसा मान है, देखिएगा ऐसा मान है जिसके लिए, जिसके लिए 4 पे n घात, 4 पे n घात शून्य पर समाप्त हो, शून्य पर समाप्त हो, समाप्त हो। आपके मन में बात आएगा, सर जी हमें तो क्वेश्चन में नहीं समझ में आयल, कहत का बा, ठीक ना। तो पहले तो इसको समझाया जाए, ठीक ना। तो लुकिंग वेरी वेरी डेंजरस बट सोल्यूशन इज वेरी सिंपल, ठीक ना। हम प्रयास करेंगे कि एकदम से आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, सोल्यूशन, सोल्यूशन, ठीक है ना। पहले तो इसका मतलब समझो, शून्य पे समाप्त होने का मतलब क्या है। तो पहले हम बगल में रफ कर दे रहे हैं कि शून्य पे समाप्त होने का मतलब क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यही क्वेश्चन आपका 10 पे क्या रहे, n घात रहे, n मीन्स क्या, प्राकृतिक संख्या, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। अगर यही 10 पर 1 घात करिए तो 10 आएगा, देखिए लास्ट में 0 आया ना, इसको बोलते हैं शून्य पे समाप्त। 10 पे 2 घात है ना, 100 आ गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, शून्य पर समाप्त। अभी 10 पे 3 घात हो जाए ना, तो कितना आ जाएगा, 1000, देखिए शून्य पे समाप्त। तो पहले इसका मतलब समझो कि शून्य पर समाप्त होने का मतलब क्या है। तो बच्चों शून्य पर समाप्त होने का मतलब यही है कि अगर 10 पे 1 घात करेंगे लास्ट में 0 आ गया, 10 पे 2 घात करेंगे लास्ट में 0 आ गया,
यहाँ पर 0 आ रहा है, लेकिन अगर वही हम 4 पे 1 घात करेंगे तो 4 आ रहा है, 4 पे 2 घात करेंगे 16 आ रहा है, 4 पे 3 घात करेंगे 64 आ रहा है, लेकिन ये शून्य पर समाप्त नहीं हो रहा है। तो सर कैसे लिखा जाए? आप तो बउआ दिए कि हाँ शून्य पे समाप्त होने का मतलब, इसको लिखे कैसे? अगर आप अपने किताब का सोल्यूशन देखेंगे एनसीईआरटी के बुक का, तो कहेंगे कि अरे तो बड़ी खतरनाक है, ठीक ना? तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, एकदम आसान होने वाला है। अभी इस चीज को हम बहुत आसान बनाने वाले हैं, ठीक है ना? तो अगर हम 10 का गुणनखंड करें तो क्या आएगा? 2 गुणे 5 आएगा। चाहे यहाँ भी 10 गुणनखंड करे क्या आएगा? 2 गुणे 5 आएगा, ठीक है? यहाँ भी 10 गुणनखंड करिए क्या आएगा? 2 गुणे 5 आएगा। एक चीज तो निष्कर्ष निकल गया, क्या? कि जिसका भी अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप का हो रहा है वह शून्य पर समाप्त हो रहा है। और अगर हम 4 गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2 और 5 नहीं आएंगे, ठीक ना? तो वे सभी संख्याएं जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 पे n घात के रूप का होता है, n घात का मतलब 1 घात 2 घात 3 घात डैश डैश डैश, ठीक ना? n का मतलब इन्हीं है उसका, क्योंकि नेचुरल नंबर है, वो 1 घात भी हो सकता है, 2 घात भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, वह पावर आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक ना? तो यही चीज अपने दिमाग में बैठा लो और क्वेश्चन का सोल्यूशन आपका आसानी से होने जा रहा है, ठीक ना? तो बच्चों में लिखने जा रहे हैं क्या? कोई भी संख्या, कोई भी संख्या, कोई भी संख्या 2 गुणे 5 पे n घात, देखिएगा कोई भी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड, देखिए थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं, कोई भी संख्या जिसका जिसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 2 गुणे 5 पे n घात के रूप का होता है, रूप का होता है। देखिए बगल में समझा दिए हैं, 2 गुणे 5 पे n घात का मतलब वो 1 घात 2 घात 3 घात कुछ भी हो सकता है, के रूप का होता है। वह संख्या, वह संख्या शून्य पर समाप्त होता है, वह संख्या शून्य पर समाप्त होता है। क्लियर बच्चों? सर जी एकदम क्लियर, ठीक है? बट परंतु लेकिन अगर हम 4 पे n घात की बात करें, बट परंतु लेकिन देखिएगा 4 पे n घात की बात करिए, अगर हम 4 पे n घात की बात करेंगे तो यह 2 गुणे 2 पे n घात हो जाएगा, यह इस रूप का नहीं हो पाया, ठीक ना? तो हम क्या लिखने वाले हैं? 4 का जो अभाज्य गुणनखंड हो रहा है 2 गुणे 2 हो रहा है, ठीक ना? तो हम कहेंगे कि इसका अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 पे n घात के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। इसलिए इसलिए 4 पे n घात शून्य पर समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। आई अगेन रिपीट, देखिएगा हम बगल में समझाए हैं कि कोई भी संख्या शून्य पर तभी समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 हो। तो 2 गुणे 5 देखिए लिख दिए हैं, कोई भी संख्या शून्य पर तभी समाप्त होगी जब उसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 5 पे n घात के रूप का होता है, वह संख्या शून्य पर समाप्त होता है। परंतु 4 पे n घात क्या आ गया? 2 गुणे 2 आ गया, इसमें 5 आया नहीं तो यही हो जाता। तो क्या लिखेंगे? इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 पे n घात के रूप का नहीं है, इसलिए 4 पे n घात शून्य पर समाप्त नहीं होगा। यही आंसर हो गया। और बुक में भाषा देखेंगे तो आप लौट जाएंगे, इतना आसान नहीं दिया है हमने, इसके भाषा को बिल्कुल आसान कर दिया। ठीक है बच्चों, इसको क्या करिए? नोट करिए। देखो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, ठीक है ना?
तो यहाँ क्या लिखा है, संख्या 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आसान के साथ साथ इंपॉर्टेंट। अब जिसको अभाज्य गुणनखंड आ रहा है उसके लिए तो हलवा है, अब इसको नहीं आ रहा उसके लिए तो भाई परेशानी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो इसका सोल्यूशन करते हैं हम लोग। सोल्यूशन, पहला काम क्या, 6 का गुणनखंड किया जाए, तो 2 गुणे 3, देख लीजिए 6 गुणनखंड कितना हो गया भाई गुणनखंड, 2 गुणे 3। चलिए 20 पे आ जाइए, अगर हम 20 गुणनखंड करें तो 2 गुणे 2 गुणे 5, ये हो गया। हमको चाहिए एचसीएफ, क्या चाहिए एचसीएफ। तो बच्चों एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन होता है। तो अगर कॉमन की बात करें, देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, कॉमन है, यही कॉमन है। तो जो दोनों में कॉमन होते हैं वही क्या होते हैं, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, हिंदी में कहते हैं मौशर, ठीक है। तो दो कॉमन है, यही हो गया क्या, एचसीएफ। अरे बड़ी सरल रहा है, ठीक ना। अब ध्यान दो, हमको चाहिए एलसीएम, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, देख लो, तथा एलसीएम। अगर हम एलसीएम की बात करें तो ध्यान देना, जो कॉमन था उतर लिखेबे करेगा, जो बच गया वो लिखा जाएगा। तो कौन कौन बच रहा है, देखो यहाँ 3 बच रहा है, और कौन बचा, 2 बच रहा है, और कौन बच रहा है, 5। क्लियर। तो 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 25 60। इतना आसान है। आपके मन में एक बात आएगा, सर जी हम लोग एलसीएम ऐसे निकालते थे, कैसे, अगर कोई कहता था, रफ कर दे रहे हैं, रफ देख लो, कोई कहता था 1/6 में 1/20 जोड़िए, 6 घटाइए, तो आप क्या करते थे, एलसीएम निकालते थे, कैसे, इस टाइप से निकालते हैं। आएगा उतने, चेक कर लो, देखो आएगा उतने, कैसे, पहले 2 से काटोगे, 2 तिहाई 6, 2 दहिए में। अब देखो बाबू, अब यहाँ 10 2 से कटेगा, तो यहाँ 3, यहाँ 5, अब ये 3 से कटेगा, 1 5 नहीं कट रहा, फिर 5 से यहाँ पर 1 1, तो देखो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4 3 12 5 60, उतने आया। और उतने देखो दूर दू, इसमें भी दूर दू, 8 3 8 3 8 5 आया, वही चीज। कहने का मतलब ये है कि आप इससे एलसीएम चाहे तो चेक कर सकते हैं कि हम जो लिखे हैं वह सही है कि गलत। क्यों, क्योंकि यह एलसीएम तो आप बहुत पहले सीखते आए हैं, क्लास 3 से सीख रहे हैं, और ये एलसीएम आप अभी तुरंत तुरंत सीख रहे हैं। तो अगर आपको डर लगे कि हमने सही निकाला है कि गलत निकाला है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। क्लियर बच्चों, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलो देखो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर इनका एलसीएम ज्ञात करिए, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में हम लोग एलसीएम निकालने का तौर तरीका सीखेंगे, ठीक है। लेकिन पहले तो हम लोग अपनी पुरानी विधि जो एग्जाम्पल नंबर 2 में बताया उसे लगा देंगे, फिर फार्मूले से भी प्रयोग करके हम लोग लगा लेंगे, ठीक है। तो पहला काम, जैसे जैसे हम लोग सोल्यूशन करते हैं वैसे देखा जाए। तो सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन पहले किसका अभाज्य गुणनखंड करना है, 96 का, तो आप 96 का गुणनखंड कीजिए। तो देखो यहाँ कहीं रफ कर दे रहे हैं, 96 का 2 से काटिए, 2 चौक के 8, 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 चौक के 8, फिर 2 से काटिए बच्चों 12, ठीक है ना, फिर 2 से काटिए, 2 छक्के, फिर काटिए 2 तिहाई 6, फिर 3 एकम 3। अगर आप ध्यान दीजिए तो कितने 2 आए हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 पे कितना लिखोगे, 5 घात, 8 है 3, यह 96 का गुणनखंड हो गया। के 2 आए हैं, 1 2 3 4 5, 5 तो 2, तो 2 पे 5 घात हो गया, और 8 3 हो गया, ठीक है ना। अब आइए 404 पे आइए, 404, तो 404 का प्राइम फैक्टर किया जाए, ये ध्यान रहे, अभाज्य गुणनखंड करना है। कितने बच्चे सीधे 4 से काटना चालू कर देते, नहीं, पहले 2 से काटिए, तो 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 1 0 1, अब सीधे 1 से 1 से 101 कटेगा, ठीक है ना, एक बेर में, तो 2 पे 2 घात आ गया,
गुड़े 101। हमको निकालना क्या बच्चों, ACF। अब सुनो, अब क्या होगा, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ विद्यार्थी थोड़ा फंस सकता है क्या, कि अरे सर जी इतना घात के रूप में वायकर का होई। एक आपको टेक्निक बता दे रहे हैं, यही लिख दे रहे हैं ट्रिक। यही क्या दे रहे हैं बच्चों, ट्रिक। ट्रिक कम घात वाला, देखिए ACF क्या होता है, कम घात वाला। कम घात वाला कॉमन फैक्टर। कम घात वाला कॉमन फैक्टर क्या होता है, ACF। तो यहाँ 2 पे 5 घात है, 2 पे 2 घात है, तो कम घात वाला कौन है, 2 पे 2 घात। यही हो गया 2 पे 2 घात ACF। इसका मतलब कितना आ गया, 4। अरे सर जी तो बड़ी सरल रहा है, ठीक है। अब एलसीएम की बात करिए, तो अगर हम एलसीएम की बात करें, एलसीएम तो अधिक घात, अधिक घात, अधिक घात वाला क्या होता है बच्चों, एलसीएम होता है। तो अगर 2 पे 2 घात हुआ, 2 पे 5 घात हुआ, तो अधिक घात कौन होगा, 2 5 घात। तो अगर हम एलसीएम की बात करें, तो 2 पे 5 घात अगुड़े कितना, ये तो बच रहा है, ये भी बच रहा है। देखिए कौन कौन बच रहा है, आपके पास यहाँ 3 भी बचा और 101 भी बचा। क्लियर। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा, बोलो 2 पे 5 घात कितना। अगर कोई पूछ दे कि 2 पे 5 घात कितना, तो आप क्या कहेंगे कि 2 पे 5 घात 32 हो जाएगा, अगुड़े 3, अगुड़े 101। तो 32 तिया 96, और 96 कम 96, 96 कम 96, यही आंसर हो गया। लेकिन एक विधि और बता दे रहे हैं कि अगर आपको एसीएफ पता हो गया और आपको एलसीएम जानना है, तो एक तरीका से तुम और भी जान सकते हो एलसीएम। सर वह तरीका क्या है, देख लो, तुरंत बता दे रहे हैं, देख लो बच्चों। अगर आपको एक तरीके से और जानना हो, तो एक हम फार्मूला बता दे रहे हैं, उस फार्मूले से आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। सर फट दे बता दीजिए तो फार्मूला, ठीक है ना। तो देखिए एक फार्मूला है, सूत्र, सूत्र है वो दो संख्याओं का, देखिएगा HCF गुणे LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। यही फार्मूला प्रयोग करना आपको। अगर आपको एचसीएफ पता है तो आप एलसीएम इससे निकाल सकते हैं, एलसीएम पता है तो एचसीएफ निकाल सकते हैं। बस में रहे। अगर आपको इसमें से, देखिए 1 2 3, इनमें 2 संख्या 4, तो अगर इनमें से कोई 3 पता हो तो आप एक निकाल सकते हैं इस फार्मूले के द्वारा। तो हम यही दे रहे हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड मतलब अगर आपको एलसीएम निकालना इस तरीके से है, तो आप इस फार्मूले का प्रयोग कर दीजिए। कैसे कि एलसीएम बराबर दोनों, देखिए इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, अपान में बटे में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे में क्या जाएगा बच्चों, HCF जाएगा। क्लियर। अब दोनों संख्याएं कौन कौन है, देखिए एक संख्या 96 है तो आप लिख दीजिए 96, एक संख्या 404 है तो दीजिए 404, और एसीएफ कितना है देख लो, 4 आए हैं तो यहाँ 4 लिख दो। अब 4 से इसको काट दो, हो गया पर 4, तो 96 का 100 में गुणा कर दो, कितना आ गया 96, 96। अब ध्यान दो, यहाँ से भी 96 96 आया, यहाँ से हल कर रहे हैं तभी 96 96 आ रहा है, ठीक है ना। तो आप एलसीएम निकालने का यह मेथड भी आप अपना सकते हैं, बशर्ते दोनों संख्या पता हो और एचसीएफ पता हो। आप एलसीएम के बजाय एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको दोनों संख्या पता हो, एलसीएम पता हो। ये भी एक अच्छा तरीका होता है, ठीक है। तो बच्चों अगर समझने में परेशानी हो तो कमेंट करें कि सर हमको समझ में नहीं आया, और अगर समझ में आ रहे हैं तो और बच्चों को भी बताइए, ठीक है ना, शेयर करिए, उसको लाइक करिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन, अगले एग्जाम्पल, देखिए एक एग्जाम्पल और बचे हैं, उसको बता करके कल हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए।
देखिए बच्चों, संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जो फार्मूला हम बताए हैं वह केवल दो संख्याओं के लिए है। किस संख्या के लिए? दो संख्या के लिए। इसमें कितनी संख्या आ गई? 3 संख्या। तो यहाँ वो फार्मूला नहीं काम करेगा। क्या कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं, देखो वहां हमने लिखा है दोनों संख्या गुणनफल, यहाँ क्या गया? 3 संख्या। तो वो फार्मूला यहाँ नहीं काम करेगा, ठीक है। क्योंकि किसी विद्यार्थी के मन में बात आ सकता है कि सर उसी फार्मूला से इसको लगा ले क्या? तो बाबू, वह केवल दो संख्याओं के लिए है और यहाँ 3 संख्याएं दी गई हैं, इसीलिए वह नियम आपका यहाँ फ्लॉप हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले गुणनखंड करिए, 2 गुणे 3 हो गया। 72 गुणनखंड करिए, तो अगर नहीं करना है तो बगल में रख कर लिया करो। 72 का 2 से काटिए 36, फिर 2 से काटिए 18, फिर 2 से काटिए 9, फिर 3 से काटिए 3, फिर 3 एक कम, कितने 2 आया? 3 ठो आया। देखिए 1 2 3, और 3 कितने आया? 2 ठो आया। ठीक है, अब आज 120 पे, 120 पे आइए। अगर हम 120 की बात करें तो फैक्टर करिए इसका। 2 से काटिए 60, 2 से काटिए 30, 2 से काटिए 15, 3 से काटिए 5, 5 से काटिए 1। तो देखिए 1 2 3, 2 पे 3 घात और 3 पे 1 घात लिख सकते हैं, और यहाँ 5। अब चाहे तो इस पर पावर नहीं लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप लगा सकते हैं। अब चलिए एचसीएफ निकालते। क्या निकालते बच्चों? एचसीएफ। और आपको हम बताए हैं अभी इसके पहले वाले एग्जाम्पल में, क्या कम पावर वाला एचसीएफ अधिक पावर वाला एलसीएम होता है। यहाँ देखो 2 पर 1 पावर, 2 पर 3 पावर, 2 पर 3 पावर, एचसीएफ क्या होगा? 2 पर 1 पावर। ठीक है, और आगे बढ़िए। यहाँ देखो 3 पर 1 पावर, 3 पर 2, 3 पर 1, तो 3 पर 1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो बच्चों जो कॉमन होते हैं वही एचसीएफ होते हैं। तो 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और 1 पावर, क्योंकि हमने बोला कम पावर वाला एचसीएफ होता है। तो कितना आ जाएगा? 2 3 6 हो गया एचसीएफ। अब एलसीएम पे आइए। एलसीएम जो अधिक पावर वाले होते हैं एलसीएम होते हैं। तो 2 पे 3 पावर, 3 पे कितना पावर? 2 पावर, और एक कौन बचा? 5। तो देखो 8 8 9 72, 72 पचे 160, तो 360 कितना आ जाएगा? 360 हो गया आंसर। यहाँ कोई परेशानी है किसी को? सर बिल्कुल परेशानी नहीं है। फिर भी कोई परेशानी है तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है ना। अब कल के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे, ठीक है। आज सारे एग्जाम्पल पढ़ लिया गया, कल हम लोग एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे। ओके बच्चों, कोई परेशानी हो तो कमेंट करिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।